ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं रीट को ऐसे जीते। जी हां, हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करें और किस तरीके से परीक्षा के टेंशन को साइड करें। फिजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपसे अब एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, अमूमन होता क्या है कि जब स्टूडेंट जो है वो एग्जाम सेंटर में घुसता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी कॉलर्स आ रहे थे, आपने सुना ही होगा कि घबराहट काफी ज्यादा हो रही है। अभी एग्जाम में इतना वक्त है, उसके बाद घबराहट हो रही है। तो जब क्वेश्चन पेपर सामने होता है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर जाता है जिसके जवाब उसे बेहतर से पता होते हैं, बेहतर तरीके से पता होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके जवाब वो गलत दे जाता है। तो इससे कैसे एक स्टूडेंट बचे? देखिए, सबसे पहले तो अब जैसे स्ट्रेस की वजह से जो फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, इन सब चीजों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि फिजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करिए। एग्जाम से एक दिन पहले आराम से अपनी, ना तो बहुत ज्यादा खाना खाएं ना बहुत कम खाना खाएं, पूरी प्रॉपर नींद पूरी लेनी चाहिए। कि आप ये मानिए कि आपने इतने टाइम तक पढ़ाई करी ना, तो वो आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो गई है। तो एग्जाम से पहले वाली रात को ओवरनाइट स्टडीज ना करिए। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है सारे जो भी स्टूडेंट्स इसमें अपियर हो रहे हैं, कि नींद जो है वो बहुत अच्छी ले। कि अगर जब वो नींद अच्छी लेंगे तो वो फ्रेश होंगे। माइंड जो होता है उसको भी रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तब आप बहुत अच्छे से चीजें दे पाएंगे। अपने देखिए एटीट्यूड को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, कि जो स्ट्रेस है ना उससे ज्यादा, अगर स्ट्रेस का जो इवेंट है वो अगर 10% है स्ट्रेस, तो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स अप्रोक्सीमेटली 90% होता है। कि हमारी जो घबराहट है, ठीक है हर एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो बहुत ओवर रिएक्शन जो होता है ना वो हमेशा आपको ब्लैंक करेगा। वहां पे आपको जब और सब चीजें जो है वहां पे वो मैसी होने लगेंगी। इसलिए जो चीजें हैं उनको देखने का नजरिया है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। अब बिल्कुल एक एक ये लेना है कि ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं। रीट भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके, आपको एग्जाम क्रैक करेंगे, आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये ये जो ये है ठीक है इसको एक फिजा जी, बहुत इस एंड वक्त ना मानिए। एक कॉलर हैं अंकित जी। वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आनंद जी से। अंकित जी, पूछिए। सबसे पहले सर को नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने पिछले काफी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने आप ही से ऑफलाइन में भी पढ़ा है, आप ही से मैंने ऑनलाइन में पढ़ा है। मेरी तैयारी इतनी शानदार है, पर सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि उस टाइम लिमिट में मैं वो टोटल क्वेश्चन कैसे कर पाऊँ, उसके लिए मुझे आप थोड़ा सा टिप्स जरूर दें। आनंद जी। जी अंकित जी, यदि आप हमारा ये प्रोग्राम पहले से देख रहे हैं तो हम पहले इस चीज़ के ऊपर डिस्कस एक बार कर चुके हैं और आपका क्वेश्चन मैंने सुना है कि लिमिटेड टाइम के अंदर आप पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें। अंकित जी, हमने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है कि जो इस भर्ती परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको लगभग 180 मिनट से ज़्यादा समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 150 मिनट के आसपास का समय आपको मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग इस टाइम पीरियड को आप ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को सॉल्व करें। सबसे पहले सरल भाषा रीट की यदि हम लोग बात करें तो हम हर स्टूडेंट का मानना है कि लैंग्वेज सबसे पहले सरल पड़ती है। लैंग्वेज के 60 प्रश्न आएंगे, 60 नंबर के होंगे, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करें। उसके बाद यदि आप L1 से हैं या रीट L1 से हैं तो आप पर्यावरण अध्ययन की तरफ जाएं, फिर मैथ की तरफ जाएं और सबसे लास्ट में आप साइकोलॉजी की तरफ जाएं। क्योंकि पिछले 4 जो हमने पेपर्स देखे हैं, हमने देखा है इन 4 पेपर्स के अंदर कि कठिनतम जो स्तर रहा है वो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों का रहा है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी जो लैंग्वेज भाषा है वो थोड़ी सी बड़ी भी आ रही है। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज के प्रश्नों को सॉल्व करें। उसके बाद आपके जो चॉइस है, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसके बाद धीरे धीरे करके उस तक जाएं। मेरा एक्सपर्ट व्यू यही है कि लैंग्वेज से आप शुरू करें और शिक्षा मनोविज्ञान पे अपने पेपर को खत्म करें। इसी से जुड़ा आनंद जी, एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब तो बिल्कुल पता नहीं ही होते हैं। तो वैसे में कई स्टूडेंट जो हैं वो तुक्का लगा जाते हैं कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्का लगा दो, क्या फर्क पड़ना है। तो इसका भी कोई अलग फॉर्मूला होता है कि कैसे, अगर तुक्केबाजी कहीं करने की जरूरत पड़ जाए तो फिर क्या करें?
देखो, तुक्के लगाने से आपको नंबर तो नहीं मिलेंगे। तुक्के लगाने से ये है कि यदि आपने 5-7 तुक्के लगा दिए और कहीं आपकी किस्मत में वो मिल गया नंबर, तो आपको मिल सकता है। लेकिन इसका सही तरीका, यदि आपको प्रश्न नहीं आए और आप चाहें कि इसको मुझे कौन सा इसके अंदर से चॉइस करना है ना, तो उसके अंदर ये है कि आप उसके चारों ऑप्शंस को पढ़ें। मैक्सिमम जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो इस समय हमें आंसर होता है कि यार ये 3 आंसर गलत है, तो इसका मतलब ये सही है। तो बहुत सारे प्रश्नों में आपको यह पता लग जाएगा कि इसके 3 आंसर नहीं, इसके 2 आंसर्स मुझे पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, या फिर ये है जो नहीं हो सकते, इन 2 है, तो इनमें से जो मोस्ट कॉमन है आप उसके ऊपर जा सकते हैं, है ना। तो तुक्केबाजी से तो बचें, आप कोशिश करें कि सही उत्तर का चयन करें, क्योंकि तुक्कों से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन होगा जो आपने मेहनत की है, आपको सही प्रश्न का आंसर पता है और मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, अब राहुल प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जयपुर आ रहे हैं को क्या वो आश्वस्त रहें, क्योंकि एसआई की जो परीक्षा हुई थी उसमें जिस तरीके से परेशानियां देखने को मिली, परेशानियां जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने झेली, क्या इस बार रीट के अभ्यर्थी आश्वस्त रहें कि उन्हें वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरह की तैयारी प्रशासन और पुलिस की तरफ से की गई है, जिस तरह की तैयारी रोडवेज की तरफ से, डीटीओ साहब की तरफ से की गई है, उसके बाद कोई परेशानी किसी को आनी नहीं चाहिए। ये कहना अतार्किक होगा कि मैं कहूँ कि उस दिन कोई यातायात का दबाव ही नहीं होगा। जब आपके पूरे शहर के अंदर 2.5 लाख लोग परीक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जरूर थोड़ा यातायात का दबाव होगा, लेकिन यातायात चलता रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी और कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जिससे कि कोई परीक्षा बाधित होने की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है सर। इस समय अलका हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आनंद जी से सवाल पूछना चाहती हैं। अलका, पूछिए। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार, पूछिए। सर, मैंने ऑफलाइन तैयारी की है, किसी कोचिंग की कोई हेल्प नहीं ली, तो क्या मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ? आनंद जी। जी बिल्कुल अलका जी, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। कोचिंग मात्र एक संसाधन होता है, ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी कोचिंग करते हैं उन सभी का सिलेक्शन होता है। मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने कभी किसी कोचिंग की हेल्प नहीं ली और आज वो सरकारी सेवा के अंदर है, आज प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। आप सब यदि आपने कोचिंग नहीं की है तो बिल्कुल आपने गाइडेंस तो किसी न किसी से लिया होगा। आपको ये जरूर पता होगा कि रिट भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या है, और यदि उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपने सही बुक्स का चयन किया है, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है, आपने प्रॉपर अच्छा स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं आपने उनको कंप्लीट किया है, तो जरूर यदि ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं तो जरूर ये जो भर्ती है 31,000 पोस्टों की, उनके में एक पद आपका होगा। ठीक है, अब राहुल प्रकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो संख्या है 25 लाख के करीब अगर देखें तो उस संख्या बल को मैनेज करना और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस, और एक बार नहीं है, एक बार आते समय और दूसरी बार जाते समय, तो दोनों बार पेशेंस को बना करके रखना कितनी बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटना भी बहुत आसान नहीं होगा। जैसा कि व्यवस्थाओं के विषय में आपने देखा होगा कि परीक्षार्थियों के लिए आवागमन फ्री है, और सरकार ने आगे बढ़ते हुए प्राइवेट बसेज में भी आवागमन को फ्री कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है परीक्षार्थियों को, बहुत बड़ी चिंता उनकी कर रही है सरकार। इस बात को अपने मन में रखते हुए, अपने मस्तिष्क में रखते हुए धैर्य, संयम, अनुशासन, ये सारे परीक्षार्थियों को रखना पड़ेगा। कहीं पर भी विद्वलित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके पानी की, भोजन की, सबकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये समझना चाहिए कि जब बहुत बड़ा आयोजन होता है, इवन किसी घर में जब खुद के घर में शादी होती है, तब भी आप देखते हैं कि व्यवस्थाएं सामान्य नहीं रहती हैं। कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां के संसाधनों पे भार आता है, जोर पड़ता है। तो ये बात मन में रखना पड़ेगा कि यहाँ की व्यवस्था बनाए रखना सिर्फ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परीक्षार्थियों की भी है और पूरे समाज की है। हम लोग सब मिलकर के एक टीम की तरह काम करेंगे तो आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से पूरी परीक्षा हो जाएगी, व्यवस्थित रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। फिजा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक बात आप कह रही थी कि एग्जाम से एक दिन का जो पहले का वक्त होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई स्टूडेंट होते हैं
जो कि रात रात भर की पढ़ाई करते हैं और उन्हें लगता है कि यही जो हम पढ़ेंगे वो शायद हमें पास करवा देगा, वो हमें शायद क्रैक करवा देगा एग्जाम। तो इस मानसिकता से बचने की कितनी जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप रात भर यहां पढ़ लें और एग्जाम सेंटर में आप जब घुसे तो आप पे नींद हावी हो जाए। देखिए, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा, ये एक एनर्जी है ना, ये हमेशा आपके फिजिकल एस्पेक्ट को तो पे इम्पैक्ट तो डालेगी। इसलिए ये है कि हाँ ठीक है, आपने इतने दिन तैयारी कर ली है ना, आप एक दिन तो आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को दीजिए उसको रिलैक्स करने के लिए, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट होता है, उसमें किस तरीके से अपने आप को डील करें। और भी कुछ सवाल हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर